वेलकम एवरीवन। डीएसएसबी टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम कर रहे थे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, इसका एक लेक्चर हम कवर कर चुके हैं 12.1 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने कवर किया था, और आज हम कवर करेंगे स्कूल लीडरशिप। ठीक है, एनसीईआरटी से है, ये बाइलिंगुअल है। और अगर आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो इन सभी वीडियोज़ की जैसे आपको दिखती हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नाउ आज के जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्कूल लीडरशिप के। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो लीडर है। इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इसके अफेक्ट, और एक एकेडमिक लीडर आप कैसे बन सकते हो। बहुत ही डिटेल में अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पैडागोजी है वो 100 मार्क्स में आती है डीएसएसबी पीआरटी में। इंट्रोडक्शन, इसमें हम देखते हैं कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप वाला कंसेप्ट है ये कैसे आया। तो जो नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप बिलीव दैट ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल लीडर्स कैन ओनली बी रियलाइज्ड, कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल लीडरशिप है वो कैसे बनाई जा सकती है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए कंड्यूसिव एंड सपोर्टिव लीडरशिप स्कैफोल्ड एट क्लस्टर ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर क्लस्टर ब्लॉक और जिला स्तर पर अनुकूल और सहायक नेतृत्व मौजूद है, तभी जो है ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल लीडरशिप बनाई जा सकती है। ठीक है, परिवर्तनकारी विद्यालय नेतृत्व। तो नाउ ट्रांसफॉर्मेटिव जो लीडरशिप है, अगर आप सिर्फ लीडरशिप के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ये बन के आता है कि हम कौन सी लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसमें आती है कि ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल लीडरशिप, और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप बेस्ट लीडरशिप स्टाइल होती है जिसमें हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सके, उसको ट्रांसफॉर्म जो है हम कर सके। द मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप का, एग्जॉस्टिवली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस चीज़ की अवधारणा को डिस्कस करता है ये, लीडर इन एक्शन, कि जो स्कूल का प्रमुख है वो एक्शन में आए, वो अपनी भूमिका जो है निभाए। मल्टीपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए स्कूल हेड, एक स्कूल का जो हेड होता है उसकी बहुत सारे रोल्स और उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है होती हैं। अकेडमिक लीडरशिप फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग, अकेडमिक लीडरशिप जो है वो करे किस लिए, इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, एंड क्रिएटिंग ए लर्निंग कल्चर और ऑफ इन स्कूल, और विद्यालय में वो एक सीखने का जो वातावरण है वो सारा निर्मित कर सके। नाउ जो यहाँ से जो है एकेडमिक लीडरशिप की या ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल लीडरशिप की बात आई, और जब ये बात आई तो मॉड्यूल बना स्कूल लीडरशिप का, और इस स्कूल लीडरशिप का जो मॉड्यूल है जो आप पढ़ोगे तो उसके अंदर सारा यही एक्सप्लेनेशन है कि लीडर इन एक्शन, उसके मल्टीपल्स रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं स्कूल हेड की, एकेडमिक लीडरशिप वो कैसे बना सकता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ लर्निंग आउटकम्स फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको लीडरशिप डेवलप करनी है तो उसके लिए लर्निंग आउटकम्स जो है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स, फ्रेमवर्क, की सबसे पहले तो जो लीडर है उसके पास ज्ञान हो, दूसरा उसके पास स्किल्स हो, और तीसरा उसके पास क्या हो, दृष्टिकोण, रूपरेखा हो। अब इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, नॉलेज किसको रेफर करती है, व्हाट, क्या, एक कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस, किसी भी तरीके के जो सिद्धांत और व्यवहार हैं उनको समझने का एक कंपोनेंट है ये नॉलेज। नेक्स्ट, स्किल रेफर टू हाउ, कि आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग ए थ्योरी और ए प्रैक्टिस, कोई भी थ्योरी है उसे आप ऑपरेशन में यानी वर्क में कैसे लेकर आओगे। और तीसरा है एटीट्यूड, यानी आपका दृष्टिकोण, रेफर टू पर्सपेक्टिव और एन आउटलुक विच स्टेम्स फ्रॉम थिंकिंग एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, कि आपका किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एम के लिए आपकी थिंकिंग, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपका एटीट्यूड जो है वो किस तरीके का है। नाउ नॉलेज के अंदर जो स्कूल लीडरशिप है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि पैडागोजिकल कंटेंट आता है, कि शैक्षणिक सामग्री जो है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्कूल लीडरशिप, स्कूली नेतृत्व की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज, ज्ञान, अब वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर जिस भी पोजीशन पे हो, जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड, मतलब नॉलेज, अच्छे नॉलेजेबल पर्सन आप हो। अकेडमिक सुपरविज़न इसके अंदर आता है। ठीक है, टीम लर्निंग इसमें आती है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है उसकी नॉलेज आपके
पास होनी चाहिए, और आईसीटी के जो इनिशिएटिव है एजुकेशन में, शिक्षा में, उसकी पहल भी आपको करनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें शामिल होनी चाहिए शिक्षा में, वो पता हो। नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल्स में विजन बिल्डिंग आ गया, आपका विजन क्या है स्कूल के लिए, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, बातचीत, एकेडमिक सुपरविजन, ठीक है, सपोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें जब आप रूपांतरण हो रहा है उसका आप समर्थन करते हो। प्लानिंग एंड रिव्यूइंग, योजना बनाएं और उसको रिव्यू भी करें कि वो कितनी एफिशिएंट साबित हो रही है। तीसरा एटीट्यूड, आप इनिशिएटिव लो, ठीक है, पहल करो कि कैसे आप जो प्लान्स आपने बनाए, जो सोचा है उसका एग्जीक्यूट करो। आपका एक पॉजिटिव आउटलुक, सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो होना चाहिए। बीइंग प्रोएक्टिव, आपको एक्टिव से भी ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना है। आपको बिलीव दैट एवरी चाइल्ड कैन लर्न, ठीक है, ये आपको विश्वास रखना है कि हर बच्चा सीख सकता है। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड कैन प्रोग्रेस ऑन द लर्निंग ग्राफ, ठीक है, और आपको ये बिलीव भी रखना है कि हर बच्चा कर सकता है, सीखने की प्रगति का उसका जो ग्राफ है वो अच्छा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीडरशिप द कॉन्सेप्ट, जो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, अब जो अवधारणा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड मोटिवेशन। नाउ लीडरशिप में सबसे पहले क्या करता है कोई भी इंसान, जब लीडरशिप उसके अंदर डेवलप होती है या आप डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आता है सबसे पहले खुद को समझना और ये प्रेरणा लेना कि हाँ आप एक लीडर बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये फर्स्ट स्टेप होता है लीडरशिप की तरफ। नो अबाउट योर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़, यहाँ पे आप अपनी क्षमताओं के बारे में जानोगे एंड देन एनालाइज करोगे कि येस आई कैन डू इट, कि हाँ मैं लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है। डेवलपिंग सेल्फ इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूसली अपने आप को, खुद को डेवलप या इम्प्रूव कह लो, वो करते रहना है। डेवलपिंग सेल्फ में इम्प्रूव योर बिहेवियर, हमें अपना बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई करना है वाइल रिलेटिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ रिलेट करते हुए। क्रिएट ए मोर पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण या एटीट्यूड, रवैया आपका होना चाहिए। एक्सपोज योर सेल्फ टू डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने आप को अलग अलग जीवन के विभिन्न अनुभवों को आप डाल के देखिए, अवगत कराएं उससे। एंड डेवलप प्रोफेशनली थ्रू सेल्फ रीडिंग, ठीक है, अपने आप को पढ़ के, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ को देख के उनमें नित्य सुधार करके अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करना है, ठीक है। ये डेवलपिंग सेल्फ में है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। लर्निंग फ्रॉम अदर कॉलीग्स और अटेंडिंग इन सर्विस प्रोग्राम, आपको दूसरों से सीखना है, चाहे वो आपको आपके कॉलीग हों या फिर जो इन सर्विस प्रोग्राम में जो दूसरे लोग हैं उनको देख के आपको सीखना होता है ताकि आप सेल्फ डेवलप कर सको। तो पहला स्टेप है खुद को डेवलप करना एक लीडर बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एक लीडर के। एक लीडर अब क्या करता है, वन हु इनिशिएट्स और टेक्स द फर्स्ट स्टेप, वह जो आरंभ करता है या पहला कदम उठाता है, मतलब जो पहल करता है, ठीक है। लीडर वही होता है जो किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड रहता है, कोई भी नया काम है या कुछ और भी है तो ही और शी विल बी रेडी दैट येस वी विल डू इट। मेंटेन ए पॉजिटिव आउटलुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स बार बार आते हैं कि उसका पॉजिटिव आउटलुक जो है आना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है, स्व प्रेरित हो, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं हो, वो उसके अंदर खुद से ही वो लीडरशिप उसके एटीट्यूड में होना चाहिए। मोटिवेट्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है और प्रभावित कर सकता है। मेंटेन कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर ब्रिंगिंग चेंज, बदलाव लाने के लिए लगातार वो प्रयास जो है करता रहे, ठीक है। नाउ लीडर्स इन एक्शन, जो लीडर होते हैं अब उनको क्या होता है, एक्शन में आना होता है, ठीक है। अब जो लीडर्स होते हैं, एक्शन का मतलब है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है तो आप लीड कीजिए, उसको एक्शन में लेकर आइए उस क्वालिटी को। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि दो तरीके के लीडर्स होते हैं, एक तो जो पोजीशन से जो लीडर हो, फॉर एग्जांपल स्कूल में प्रिंसिपल है, उसके पास एक पोजीशन की पावर है, अब वो लीडर है, ठीक है। तो एक तो आप पोजीशन से लीडर हो, हु हैव बीन अपॉइंटेड, जो आपको अपॉइंट किया गया हो, और पोजीशन बाय वर्चू ऑफ बीइंग द सीनियर मोस्ट स्टाफ, या फिर आप बहुत सीनियर मोस्ट थे स्टाफ में तो उस वजह से आपको वो पोजीशन दे दी गई। दूसरा है लीडर्स बाय एक्शन और लीडर्स चोजन फॉर देयर एबिलिटी, आप अपने एक्शन में ही लीडर हो, ठीक है। आप इस तरीके से हो कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है कि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी दिखी जाती है, और आपका जो लीडरशिप है, ठीक है,
आपको लीडर चुना गया है आपकी एबिलिटी के आधार पर, जब आपने दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, उनको परसुएंस किया है, एंड रिमेन इन द हार्ट्स फॉर एवर थ्रू देयर नॉलेज, स्किल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ए पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव एटीट्यूड। जैसे महात्मा गांधी हैं एंड अदर पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, तो उन अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो जिसको लीडर चूज़ किया गया है, और जो लोगों के को मतलब लोगों को अच्छी लगती है उनकी लीडरशिप, उनके नॉलेज, उनकी स्किल्स और उनका जो पॉजिटिव और प्रोएक्टिव एटीट्यूड होता है उसके वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि ये जो दूसरा वाला जो है लीडर्स बाय एक्शन, आपको लीडर बाय एक्शन बनना है, ना कि लीडर बाय पोजीशन, ठीक है। विद्यालय को प्रभावित करने और परिवर्तन लाने के लिए आपको कार्य द्वारा नेता बनने की आवश्यकता है। यानी जब भी आप अपने स्कूल में चेंज लेके आना हो तो आपको लीडर बाय एक्शन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए लीडर बाय एक्शन आर बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड, कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, दूसरों को आप इन्फ्लुएंस कर सकें। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी दूसरों के साथ जो पारस्परिक संबंध बनाने की कला है वो आपकी अच्छी हो, आप क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच आपकी हो। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी हो, कि निर्णय आप बहुत सही और बहुत अच्छी तरीके से टाइम बाउंड मैनर में आप लें। एंड एबिलिटी टू टेक एवरीवन अलोंग एज टीम, और ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि एज ए टीम लीडर आप सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है कि आपको कैसा लीडर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है लीडर बाय एक्शन, और यहाँ से जो लीडर है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट हैं। इनमें से कुछ कोई अलग ऑप्शन दे दें कि कौन सा नहीं हो सकता, तो वो फिर वैसे उस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, लेमैन कहते हैं एन अथॉरिटी और समवन विद इनफ पावर और इन्फ्लुएंस टू हेड ए ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। एक प्राधिकरण या कोई व्यक्ति जिसके पास लोगों या संगठन के समूह का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त शक्ति या प्रभाव होता है, ठीक है, वो अथॉरिटी होती है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स पावर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पावर क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है और इन्फ्लुएंस क्या होती है, एंड सी हाउ दीज कुड एक्चुअली हेल्प अस डिफाइन और रीडिफाइन लीडरशिप। और ये पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस की जिसकी हम बात करें, शक्ति, प्रभाव और प्राधिकरण, ये कैसे लीडरशिप को डिफाइन में करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले पावर क्या होती है। पावर इज एन एबिलिटी टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन। पावर जो है एक एबिलिटी होती है कि आप दूसरे पर्सन्स का बिहेवियर चेंज कर पाएँ। कैसे चेंज कर पाएँ? विद मैनिपुलेशन ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि या तो आपको उसकी बदले में अच्छा किया तो रिवार्ड मिलेगा, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पावर है किसी के पास, प्रिंसिपल के पास अपनी पावर होती हैं, ठीक है, तो उसके पास एबिलिटी है, वो काम करवा सकता है दूसरों से, ठीक है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पावर। कितने तरीके की पावर होती है? कोएर्सिव पावर, रिन्यूमरेटिव होगा ये, ठीक है, नॉर्मेटिव पावर, ये 3 पावर। और हमने जब केवीएस की पेडागोजी कवर की थी तो उसमें भी जो टीचर की पावर थी उसमें 4-5 पावर्स जो है हमने डिस्कस की थी, उसी में से ये हैं, ठीक है। तो एक लीडर के पास देखो ये होगी कोएर्सिव पावर। इसमें क्या है? पर्सनल चार्म से आप जो है अपना काम किसी से करवा सकते हो। दूसरा है रिन्यूमरेटिव पावर, इसमें मनी जो है आप देते हो, ठीक है। और तीसरा होती है नॉर्मेटिव पावर, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें आप फॉलो करवाते हो, ठीक है। अथॉरिटी इज लेजिटिमाइज्ड पावर, जो अथॉरिटी होती है, नाउ पावर की तो बात है, जो अथॉरिटी है वो वैध शक्ति है, ठीक है। द गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैव द अथॉरिटी विच इज़ ग्रांटेड टू देम बाय लेजिटिमेट मीन्स। जो सरकार है या फिर जो सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, उनके पास वो अधिकार होता है या उनके पास वो अथॉरिटी होती है, ग्रांटेड दैम बाय लेजिटिमेट मीन्स, जो उन्हें वैध तरीक़ों से दी जाती है। फॉर एग्जांपल, एक आईएएस ऑफिसर है, उसके पास अपनी अथॉरिटी है कुछ काम करने की। यू ऑल्सो हैव द अथॉरिटी ऑफ ए लीडर बाय पोजीशन। और जो लीडर है यानी जो प्रिंसिपल है या स्कूल का हेड है, उसके पास भी अथॉरिटी है किस चीज़ की? लीडर बाय पोजीशन, कि वो पोजीशन से लीडर है, उसको वो पोजीशन दी गई है कि हाँ भाई आप लीडर हो। फॉर एग्जांपल स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसके पास क्या अथॉरिटी है? कि वो लीडर बाय पोजीशन है, लीडर बाय एक्शन की बात नहीं हो रही है।
इन्फ्लुएंस इज़ एन एबिलिटी। अब इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, जो लीडरशिप को डिफाइन करते हैं, क्योंकि लीडर होता है वो, उसके पास अथॉरिटी भी होती है, उसके पास पावर भी होती है, और उसके पास वो इन्फ्लुएंस भी करता है। तो इन्फ्लुएंस एक एबिलिटी है कि आप दूसरों का बिहेवियर जो है चेंज कर पाएँ विदाउट मैनिपुलेशन। किसी मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ना रिवार्ड, ना पनिशमेंट, ना ही किसी तरीके की अथॉरिटी है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, किससे इन्फ्लुएंस करते हो? अपनी एबिलिटीज़ से, जिसे हम क्या कहते हैं, लीडरशिप बाय एक्शन, जिससे हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। जैसे महात्मा गांधी एंड अदर पीपल थे, ठीक है, तो वो किस में आती है? वो इन्फ्लुएंस में आती है। नाउ द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इज टू इन्फ्लुएंस अदर्स विदाउट अथॉरिटी एंड क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट। देखो, इसने बोल दिया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली जो है वो है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कीजिए, ना तो आप अथॉरिटी झाड़िए कि भाई आपके पास ये पावर है तो उस पावर के दम पे आप करवा रहे हो, या फिर तो ये कहते हैं कि आप एक ट्रस्ट का क्लाइमेट जो है बनाओ, फ्री फ्रॉम फियर, कि जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं वो डर की वजह से काम ना करें, ना रिवार्ड और पनिशमेंट की वजह से काम करें। वो आपसी इन्फ्लुएंस है, उन्हें आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और उसके प्रभाव की वजह से वो भी जो है, जो आप कहते हो, उस काम को पूरा करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस इज स्ट्रोंगर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट होता है, एंड्योरिंग एंड लास्टिंग, और बहुत लंबे टाइम तक ये जो इन्फ्लुएंस है ये रहता है। वन प्रीमाइज दैट कैन बी ड्रॉन ऑन लीडरशिप एप्ट इन ऑल स्कूल सिचुएशन इज लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। तो ये सीधे सीधे कहते हैं कि नेतृत्व एक प्रभावशाली प्रक्रिया है, कि आप दूसरों पर जो है अपनी पर्सनैलिटी से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों पर प्रभाव डालिए, आप उनको इन्फ्लुएंस कीजिए, ठीक है। नाउ मूव बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू लीडरशिप। तो जो भी स्कूल के हेड्स हैं उनके लिए सीधी सीधी बात ये कही गई है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से आगे बढ़िए, आप लीडर बनो, आप एडमिनिस्ट्रेशन मत बनो, ठीक है, आप लीडर बनो। यू हैव टू बिकम ए लीडर इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर। मैनेजर स्कूल को जो मैनेज करता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जो, जैसे आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं तो आप बस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हो। मैनेजर थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स जो है लगाता है अपनी तरफ से, टास्क मेंटेन करता है और रिलेशनशिप जो है दूसरों के साथ मेंटेन करता है। और लीडर जो होता है उसका एक विजन होता है स्कूल के लिए कि मुझे स्कूल को यहाँ से इस पोजीशन पर लेकर जाना है, तो वो होता है लीडर। तो ना तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, ना आपको मैनेजर बनना है, आपको क्या बनना है? लीडर। और लीडर की जो भी क्वालिटीज़ हैं, किस तरीके का लीडर आपको बनना है, बेस्ट लीडरशिप स्टाइल क्या है, वो हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस करना है आपको लोगों को, है ना। नाउ एक लीडर, एक नेता। तो लीडर के बारे में बताया गया है कि डेवलप्स ए शेयर्ड विजन एंड ट्रांसलेट विजन इनटू प्रैक्टिस। सबसे पहले तो वो अपना विजन डेवलप करेगा और फिर उसको शेयर करेगा अपने जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, और फिर उस विजन को प्रैक्टिस में लेकर आएगा, यानी जो विजन हमने बनाया है उस पे हम काम करेंगे विद वेल डेवलप्ड एंड नर्चर टीम्स, और अपनी खुद की टीम जो है वो बनाएगा, उनके साथ वो जो है विजन को प्रैक्टिस में लेकर आएगा। क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट, वो इस तरीके का माहौल बनाएगा जो प्रमोट करेगा किसको? कोलैबोरेटिव ह्यूमन रिलेशन को। कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगी मानवीय संबंध, कि हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़े। बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, अपनी टीम बनाए, उनको लीड करे। सपोर्टिंग टीम एफर्ट्स, और जो टीम है वो उसके मतलब सपोर्टिव एफर्ट्स हो, मतलब सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। इंस्पायर्स थ्रू एक्शंस एंड मोटिवेट्स थ्रू प्रोवाइडिंग ए सपोर्टिव कल्चर। वो जो लीडर होता है वो अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करेगा अपने एक्शन से, ठीक है, अपने कार्यों से, मतलब इतने अच्छे काम या अफेक्टिव तरीके से काम वो करेगा जिससे दूसरे भी कुछ सीखें और वो मोटिवेट भी हों, ठीक है। मोटिवेट किससे होंगे वो? क्योंकि उन्हें सपोर्टिव कल्चर मिल रहा है, जो लीडर है उनका सपोर्टिव है, जितनी भी जहाँ भी उनको हेल्प चाहिए वहाँ पे वो हेल्प करता है, ठीक है। तो हाउ टू बिकम ए लीडर, सबसे पहले तो एक लीडर कैसे बने, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गोल दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 4 गोल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला गोल है, जैसे प्रिंसिपल है तो उसको अगर एक लीडर बनना है, ठीक है, तो फर्स्ट गोल है मेंटेनिंग द स्कूल, स्कूल को मेंटेन करना। दूसरा है लर्निंग, प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जो सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर ये 2 गोल आपने अटेन किए हैं तो क्या हो? आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, सिर्फ एक प्रशासक हो। अब इससे ऊपर उठ के जब आप इनोवेशन पे काम करते हो कि आपके स्कूल में कुछ इनोवेटिव हो रहा है या नहीं, कुछ नवाचार से संबंधित कार्य जो है वो हो रहा है या
नहीं हो रहा है, ठीक है। और गोल 4 तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं कि आप स्टूडेंट्स जो हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप गोल 4 अटेन कर लेते हो तब आप क्या बन जाते हो, एक लीडर बन जाते हो, ठीक है। नाउ स्कूल लीडर जो होता है उसके मल्टीपल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसकी अनेक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव होते हैं स्कूल लीडरशिप में। तो यहाँ पे लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना यानी स्कूल को चलाना, खुद को डेवलप करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना, बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, अपनी टीम बनाना, उनको लीड करना, इनोवेशन करना, इनोवेटिव बनाना, नवाचार से संबंधित चेंजेस जो है लेकर आना स्कूल में, और पार्टनरशिप जो है बनाना, पार्टनरशिप कम्युनिटी के साथ, अदर जो सेक्टर्स हैं एजुकेशन के उनके साथ, ठीक है। तो ये सारे एक लीडर के रोल होते हैं। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपिंग सेल्फ हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे इसके जो रोल्स हैं उसमें जैसे यहाँ पे रोल डिस्कस करें कि कौन कौन से रोल है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो यही है कि आप एज ए लीडर, जब आप लीडर हो तो सबसे पहले तो आप अपने आप को डेवलप करो। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। आपकी कैपेबिलिटीज़, मतलब आप अपने बारे में अच्छा सोचो, आपका एटीट्यूड अच्छा हो, आपकी जो वैल्यू है वो अच्छी हो, स्टाफ और स्टूडेंट्स जो है इस तरीके से। यानी मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद टीचर, स्टाफ और स्टूडेंट्स, मतलब उनको डेवलप करना है। आपके स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनको, अगर उनकी टीचिंग में कोई कमी है, उन्हें आप गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू रिफ्लेक्शन एंड इंटरेक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ ए लीडर। आपको लीडर का जो महत्वपूर्ण भूमिका उसको समझना होगा, और रिफ्लेक्शन के थ्रू कि आपने जो काम किया वो कितना इफेक्टिव रहा, वो रिफ्लेक्शन और इंटरेक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपको जो है और अच्छा उसमें सुधार करना है। सेकंड है ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो दूसरा काम होता है लीडर का वो है कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें आप बदलाव लेके आइए, यानी उसमें जो भी कमियां हैं उनको आप दूर कीजिए और उसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। स्कूल एज ए प्लेस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएटिविटी। जो स्कूल है वो किस चीज़ की जगह है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज को एक्सप्लोर करें, क्रिएटिव बने, एंड मेकिंग क्लासरूम प्रोसेस मोर चाइल्ड सेंटर्ड। और जो क्लासरूम की प्रोसेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड आपको बनाना है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। The purpose of this role is to enable you to lead the process of teaching and learning in a way that each child feels unique, important and respected। ये जो टास्क है एक लीडर का, ये क्यों बनाया गया है कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि जो बच्चा है उसका ये महसूस होना चाहिए कि वो यूनिक है, ज़रूरी है, और उसकी रिस्पेक्ट भी जो है वो होनी चाहिए, सम्मानपूर्वक व्यवहार उसके साथ वहाँ पर होना चाहिए। थर्ड जो रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लीडर की, वो है बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स। अब जो स्टाफ है स्कूल के अंदर उसको वहाँ पे आपको टीम बनानी है, या फिर जो भी लोग अलग से हायर करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी टीम जो है बनानी है। एड्रेस द वैल्यूज़ एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड सस्टेन अफेक्टिव टीम। अफेक्टिव टीम बनानी है ताकि जो आवश्यक चीज़ें हैं, यानी मतलब जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं वो भी उनके अंदर नर्चर करनी है, और फिर वो जो टीम बनाई है आपने उसको लीड करना है अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। यू मे स्टार्ट थिंकिंग ऑन हाउ टू लीड द प्रोसेसेस फॉर टीम फॉर्मेशन, कोलैबोरेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ आपको ये सोचना शुरू ही कर देना है कि आप टीम कैसे बनाओगे, कैसे उसको लीड करोगे, कोलैबोरेशन सहयोग कैसे होगा, जो लोग काम कर रहे हैं उसमें ग्रुप डायनामिक्स क्या क्या होंगी, कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई हो जाता है, अगर जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, और अफेक्टिव कम्युनिकेशन, बातचीत जो है अफेक्टिव तरीके से कैसे होगी। फोर्थ टास्क है लीडिंग इनोवेशन, यानी नवाचार जो है उसको आप लीड करो। अब ये नया है कि आपको जो है इनोवेटिव तरीके से एजुकेशन देनी है। नॉट ओनली शुड इनोवेशंस बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब जो इनोवेशन है यानी नवाचार है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं होना चाहिए, but should also be seen as space to involve all people and encourage inclusive practices in the school। कि सबके सब जो लोग हैं वो inclusive यानी समावेशी प्रैक्टिसेस, प्रथाएं हैं उनको प्रोत्साहित करें और उस तरीके से ये शिक्षा जो है वो ग्रहण करें। इनोवेशन encourages people to take risk, enjoy thinking and act with conviction। अब जो इनोवेशंस हैं उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्क लेंगे, एन्जॉय थिंकिंग, जो उनका सोचने का पैटर्न है उसको एन्जॉय करेंगे, एंड एक्ट विद कॉन्विक्शन, दृढ़ विश्वास के साथ वो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यानी इनोवेशन जो है ना
कि सिर्फ रोट लर्निंग नहीं, इनोवेटिव तरीक़ों से पढ़ाया जा रहा है, चिल्ड्रन कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, है ना, उस तरीके से। फिफ्थ है लीडिंग पार्टनरशिप, अग्रणी भागीदारी। Schools have the opportunity to enrich the lives of their students by engaging with parents and community and other stakeholders to ensure that every child learn. Leading partnership यानी अब आपको पार्टनरशिप करनी है किसके साथ? कम्युनिटी के साथ, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और जो पेरेंट्स हैं उनके साथ, ताकि जो बच्चे हैं हम इंश्योर कर पाएँ कि हर बच्चा सीखे, ठीक है। और इससे क्या होगा, उनकी जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम एनरिच कर पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज से स्टूडेंट्स सीख पाएंगे। दिस रोल हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप विद स्कूल्स लोकल कम्युनिटीज़। अब यहाँ से जो स्कूल का लीडर है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ पार्टनरशिप जो है बिल्ड करता है, इन्वॉल्विंग कम्युनिटी मेंबर्स, उसमें कम्युनिटी के मेंबर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, अदर जो स्कूल्स हैं उनके हेड्स हो सकते हैं, एंड सिस्टम लेवल फंक्शनरीज, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप जो है कम्युनिटी के साथ बनाना, ताकि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स को हम कम्युनिटी के जो कुछ एक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बातचीत करा सकें, या कोई और ऐसी लाइब्रेरी म्यूज़ियम वगैरह है उसको हम स्टूडेंट्स को दिखा सकें, तो उनकी लर्निंग रिच हो जाएगी ना वहाँ पे। तो ये लीडिंग पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये अग्रणी स्कूल प्रशासन कि जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लीड करना, ऑफ कोर्स वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस रोल फोकसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लीडिंग ए स्कूल। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करना भी एक लीडर का काम है। इसमें वो फोकस करता है कि जो स्कूल है वो प्रशासनिक तौर पर अच्छे से चल रहा है या नहीं, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो कैसा है, ठीक है, इन सब पहलुओं पे सोचता है। दिस रोल ऑफ ए स्कूल लीडर ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट एज इट अटेम्प्ट्स टू हेल्प यू लीड स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। नाउ ये जो रोल है ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आपको स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल लीडरशिप फॉर स्टूडेंट लर्निंग। अब जो विद्यार्थियों की लर्निंग है उनका जो अधिगम है उसमें स्कूल लीडरशिप की क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे ये निभाता है। तो स्कूल लीडरशिप इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर टीचर क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टूडेंट लर्निंग में कि टीचर जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन जो होनी चाहिए, उसके बाद है स्कूल लीडरशिप। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, बच्चों की लर्निंग में। सक्सेसफुल स्कूल लीडर्स एंगेज इन बिल्डिंग ए शेयर्ड विजन। जो सफल विद्यालय नेतृत्व करता है उनका एक शेयर्ड विजन होता है, वो गोल सेट करते हैं अपने लिए भी और टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग कंडीशन, जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उनको वो उसमें सुधार करते हैं। अचीविंग रिजल्ट्स एंड एंश्योरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, रिजल्ट्स जो है परिणाम जो उनको प्राप्त करते हैं, और छात्रों की जो लर्निंग है वो बेटर हुई या नहीं उसको सुनिश्चित करते हैं। नाउ अफेक्ट ऑफ स्कूल लीडरशिप इन स्टूडेंट लर्निंग। जो स्कूल लीडरशिप है उसके अफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के अफेक्ट होते हैं स्कूल लीडरशिप के बच्चों के अधिगम पे। तो पहला है डायरेक्ट अफेक्ट, ठीक है, इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट लर्निंग। ये बच्चों की जो लर्निंग है, अधिगम है, उसको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली मतलब प्रभावित करता है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्कूल लीडर इज़ ऑल्सो टीचिंग। ये कब होता है कि जब जो स्कूल का लीडर है वो भी पढ़ा रहा हो कुछ क्लासेस को, इन एडिशन टू सपोर्टिंग एंड मेंटरिंग टीचर्स, और उसके साथ साथ वो टीचर्स को सपोर्ट भी कर रहा हो और उनको सलाह भी दे रहा हो, ठीक है। कंजेनियल कंडीशंस फॉर लर्निंग इन द एंटायर स्कूल। अब पूरे विद्यालय में जो परिस्थिति है या जो वातावरण है वो सीखने के भी अनुकूल होता है। तो वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट अफेक्ट बच्चों की लर्निंग पे पड़ता है। दूसरा है मीडिएटेड या इनडायरेक्ट अफेक्ट, मध्यस्थता या अप्रत्यक्ष प्रभाव। इसमें क्या होता है, 2 और मोर वेरिएबल्स अपार्ट फ्रॉम स्कूल लीडरशिप आर ऑल्सो कंसिडर्ड दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग। अब इसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, स्कूल लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट लर्निंग थ्रू टीचर क्वालिटी। अगर आप स्कूल लीडर हो और जो टीचर्स हैं वहाँ के उनकी गुणवत्ता में आपने सुधार कर दिया तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की लर्निंग पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, इनडायरेक्ट अफेक्ट। स्कूल लीडरशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग थ्रू टीचर क्वालिटी, ठीक है, ये वही बात है। तीसरा है रेसिप्रोकल अफेक्ट,
ठीक है। स्टूडेंट लर्निंग ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस स्कूल लीडरशिप। जो बच्चों की अधिगम प्रक्रिया है वो यहाँ पे क्या कर रही है, स्कूल लीडरशिप को अफेक्ट कर रही है, यानी रेसिप्रोकल अफेक्ट हो रहा है। बच्चे अगर उनकी लर्निंग आउटकम बहुत कम हो रही है तो एट द सेम टाइम जो स्कूल का हेड है या टीचर्स है वो भी मोटिवेट होंगे, है ना, चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों की लर्निंग से मोटिवेट होकर जब टीचर्स चेंजेस लेकर आते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो वहाँ पे वो क्या कौन सा अफेक्ट होता है, रेसिप्रोकल अफेक्ट। अब अगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस लो है, उनके लर्निंग लेवल लो है, कैन सजेस्ट दैट एफर्ट्स ऑफ स्कूल लीडर्स एंड टीचर्स आर नॉट सफिशिएंट इनफ। तो यहाँ से क्या मिलता है, उनको फीडबैक मिलता है कि जो भी एफर्ट वो लगा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है या उसमें कहीं पे कमी है। दिस प्रोवाइड्स अ फीडबैक फॉर स्कूल लीडर एंड टीचर्स। तो उनको वहाँ पे ये फीडबैक मिला कि अपनी स्ट्रेटजीज और अपनी प्रैक्टिस जो है वहाँ पे चेंज करें, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है, विद्यार्थियों की जो विद्यार्थी जो सीख रहे हैं उसमें सुधार करने के लिए। नाउ अकेडमिक लीडरशिप फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग। नाउ जो छात्र सीख रहे हैं, ठीक है, मान लो उसमें सुधार करना है तो उसके लिए क्या कौन सा नेतृत्व लोगे आप, अकेडमिक लीडरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए अकेडमिक लीडरशिप जो है वो रोल में आती है। तो अकेडमिक लीडर, एज एन अकेडमिक लीडर, ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट ए स्कूल हैड पोजेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नाउ अकेडमिक लीडरशिप या अकादमिक नेतृत्व वो होता है जिसमें नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के साथ एक जो स्कूल का हेड होता है, जो विद्यालय का प्रमुख होता है, वो टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है, ठीक है। किस लिए बदलता है, इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, जो छात्र जो सीख रहे हैं उसमें सुधार कर पाए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास जो है वो वहाँ पर हो सके। नाउ जो एकेडमिक लीडर होता है वो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि ईच चाइल्ड इज़ कैपेबल ऑफ लर्निंग, हर बच्चा सीखने में सक्षम है एंड प्रोग्रेसिंग, और उसका विकास भी हो सकता है। एंड द टीचर्स कैन इम्प्रूव देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, नॉलेज एंड स्किल्स, और जो अध्यापक है वो उनकी पढ़ाने की जो भी तकनीक है उसके अंदर वो नॉलेज स्किल्स में क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक कर सकते हैं मतलब। तो अकेडमिक लीडर जो होता है, अकादमिक नेता है, उसको उसके मन में एक बिलीफ तो होना चाहिए कि हर बच्चा यूनिक है, लर्न कर सकता है, वो प्रोग्रेस कर सकता है, और हर टीचर जो है वो भी अपनी स्किल्स में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। इसी बेसिस पे उसके एक्शंस जो है बेस होने चाहिए। अगर वो ये सोचेगा कि बच्चे इसको तो आएगा ही नहीं तो फिर वो उसके लिए एक्शन क्या लेगा, है ना। एन एकेडमिक लीडर ऑल्सो सपोर्ट्स एंड सुपरवाइजेस टीचर प्रैक्टिसेस एज वेल एज टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। तो एक अकादमिक नेता जो है शिक्षक अभ्यास के साथ साथ शिक्षण सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी करता है, उनमें समर्थन भी करेगा, और जो है उसको सुपरवाइज भी करेगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैसी चल रही है ना। और जो टीचर्स को जहाँ पे हेल्प चाहिए होगी वहाँ पे वो उनको हेल्प भी प्रोवाइड करता है। नाउ हाउ टू बिकम एन अकेडमिक लीडर। एक अकेडमिक लीडर जो है आप कैसे बनेंगे, अकादमिक नेता कैसे बनेंगे। अकेडमिक लीडर बनना क्यों है, क्योंकि बच्चों की लर्निंग में जो है कमी है, कोई पुअर परफॉर्मेंस है, उसको बेटर करने के लिए, तो उसके लिए अकेडमिक लीडर आपको के रोल में आपको आना पड़ेगा। तो ये जो रोल है अकेडमिक लीडर का, ठीक है, इसमें आने के लिए या फिर एकेडमिक लीडर बनने के लिए 3 कंपोनेंट्स जो है ज़रूरी है, यानी 3 घटक ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहला है डेवलपिंग ए पर्सपेक्टिव ऑन एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल्स। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज एज ए स्कूल हेड, और ये दूसरा है यहाँ पे, और ये है तीसरा एकेडमिक सुपरविजन इन स्कूल, कि स्कूल में शैक्षणिक पर्यवेक्षण, ठीक है। ये दूसरा है और ये यहाँ पे तीसरा है, ठीक है। तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल के। लर्निंग प्रिंसिपल यानी सीखने के सिद्धांत क्या क्या हैं, किस तरीके से बच्चे जो है सीखते हैं। दूसरा जो पेडागोजिकल कंटेंट है, पेडागोजी में क्या आता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी टेक्निक जो है यूज़ करनी है, कौन से मेथड्स जो होने चाहिए, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो। तीसरा एकेडमिक सुपरविजन इन स्कूल, आप सुपरवाइज करते रहो, ये देखते रहो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी चल रही है, और जहाँ पे हेल्प की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको हेल्प भी करनी होती है। नाउ सबसे पहला डेवलपिंग ए पर्सपेक्टिव ऑन एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल। जो एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल है कि जो एक्टिव लर्निंग क्या होती है
कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखें। एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। एक्टिव लर्निंग में बच्चे सक्रिय रह के एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, है ना? वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का यूज़ होता है। और पैसिव लर्निंग क्या होती है? जहाँ पे बच्चे चुपचाप क्लास में बैठ के टीचर की बात सुनते हैं, ठीक है? तो एक्टिव लर्निंग के प्रिंसिपल हैं, फ़ियर फ्री एनवायरनमेंट हो, बच्चों को किसी भी तरीके का भय ना हो कि वो क्वेश्चन पूछें या नहीं, बात करें या नहीं, ठीक है? Empowering children to bring out their maximum potential to develop in them critical thinking skills and an inquiring mind। और बच्चे जो हैं उनकी अधिगम क्षमता को बाहर लाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए, अधिकतम क्षमता को, ठीक है, उनको क्या करना है? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनमें डेवलप करनी है। इंक्वायरिंग माइंड, यानी जो जिज्ञासित मन होता है, वो जानना चाहते हैं, ये इंक्वायर करके वो चीज़ों को जाने, तो वो हमें डेवलप करना होता है। इन चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, चाइल्ड जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है, उसके अंदर टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर्स। ऑब्वियसली जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फैसिलिटेटर हैं आज के टाइम पे, ऑफ नॉलेज, लीडिंग द चिल्ड्रन टू डिस्कवर, प्रोसेस एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन। बच्चे क्या करेंगे? नॉलेज गेन करेंगे, डिस्कवर करके सीखेंगे, है ना, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने हासिल की है उसको वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेगा कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसमें आप उनको फैसिलिटेट कीजिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेडागोजिकल कंटेंट, नॉलेज एज ए स्कूल हेड। तो आपको पेडागोजिकल कंटेंट जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, शैक्षणिक सामग्री ज्ञान की समझ आपके पास होनी चाहिए। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स दैट आर स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन। किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन या सब्जेक्ट कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की पेडागोजी अलग होती है, साइंस की अलग होती है, तो वो जो पेडागोजिकल प्रिंसिपल हैं वो आपको वहाँ पे पता होने चाहिए। इंक्लूड्स ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीचर, द डाइवर्सिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिफरेंशियल लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टीचर का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, जो डाइवर्सिटी है क्लासरूम में उसको आप कैसे एड्रेस करोगे, ठीक है, और जो बच्चों का बैकग्राउंड है, मतलब उनका लर्निंग के बेस पे जो बैकग्राउंड है, उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है लर्निंग की, वो क्या है, ठीक है। तो पैडागोजी में हम यही पढ़ते हैं ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कि हर बच्चा अलग है, यूनिक है, सबकी सीखने की अलग अलग स्टाइल है, ठीक है, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, क्लास में इतनी डाइवर्सिटी होती है, किसी का बैकग्राउंड अलग है, किसी की मतलब जो अलग कल्चर जो है वो अलग है, तो सबका सीखने का तरीका अलग है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जो है यही चीज़ें तो आती हैं पेडागोजी के अंदर, है ना। नेक्स्ट है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पेडागोजिकल कंटेंट के नॉलेज होने चाहिए स्कूल हेड के पास? एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, साइंस की, मैथमेटिक्स की, एसएस की, लैंग्वेज की, इन सब की पेडागोजी जो है उसे पता होनी चाहिए। और असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी डन। और यहाँ पे जो असेसमेंट होती है वो कैसी होती है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन। नाउ एकेडमिक सुपरविजन इन स्कूल। तीसरा क्या करना है स्कूल हेड को, अगर उसे एकेडमिक सुपरवाइजर बनना है, लीडर बनना है सॉरी, तो आपको क्या करना है? एकेडमिक सुपरविजन करना है, यानी इसमें आप सुपरवाइज करोगे। सुपरविजन स्टैंड्स फॉर कि आप एकेडमिक गाइडेंस जो है प्रोवाइड करोगे, शैक्षणिक मार्गदर्शन, टीचर्स को एकेडमिक डायलॉग विद टीचर्स एंड फेलो कॉलीग्स, उनके साथ आपको संवाद करना है कि किस तरीके से आप जो है पढ़ाएं, या उनको मतलब एक तरीके से बेटर बनाना है। फीडबैक टू टीचर्स, टीचर्स को फीडबैक देना है कि उनका जो है काम कैसा रहा। सपोर्टिंग टीचर्स इन रिफ्लेक्शन, उनको सहायता या उनको समर्थन प्रदान करना है। हेल्प इन रिव्यूइंग प्रोग्रेस की, यानी प्रगति जो है वो कितनी हो रही है, उसमें आप जो है एज ए सुपरवाइज़र आप हेल्प करोगे कि आप कितना प्रोग्रेस जो है कर रहे हो, उसका एक रिव्यू दे सकते हो। प्रोवाइडिंग ऑन साइट प्रैक्टिकल असिस्टेंस, फॉर एग्जांपल एक अगर टीचर है, वो कहीं पे अभी क्लासरूम में कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वहीं पे भी आप प्रैक्टिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो, किसी तरीके की हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ फंक्शंस ऑफ एन एकेडमिक सुपरवाइजर, एक अकादमिक पर्यवेक्षक जो है उसके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेली वर्क विद टीचर्स, जो शिक्षक हैं उनके साथ दैनिक कार्य की योजना बनाना और व्यवस्थित करना। शुरू में आप उनको हेल्प कर सकते हो इस काम में कि वो कैसे इसको बेटर तरीके से करें। प्रोविज़न फॉर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कि अनुकूल वातावरण जो है उसके लिए आप प्रावधान बनाओ कि स्कूल के अंदर प्रॉपर सीटिंग प्लेस हो, वेंटिलेशन हो,
लाइटनिंग हो, पानी की फैसिलिटी हो, तो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा में किसी तरीके की सुविधाओं में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लीडरशिप एंड गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो स्कूल का हेड है या जो लीडर है, वो इंस्ट्रक्शंस, निर्देश और मार्गदर्शन दोनों जो है प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। मोटिवेशन, ए सुपरवाइजर मोटिवेट्स टीचर, वो अपने शिक्षक जो उनको हमेशा प्रेरित करेगा कि वो अच्छा करवाएं। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टीचिंग मेथड्स, नए शिक्षण तरीके जो है, मेथड्स जो हैं, उनका परिचय कराए या उनको इंट्रोड्यूस करे, सिखाए अपने टीचर्स को। और चेकिंग प्रोग्रेस, और जो प्रगति है उसकी जांच करे कि कितनी प्रोग्रेस जो है हम कर पाए। ठीक है, नाउ ये जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसको पूरे को हमने जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। नाउ जो हमारी वीडियोस हैं, इनकी पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोस के अपडेट के लिए। और स्क्रीन पे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, ये प्लेलिस्ट्स आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। जो नई वीडियोज़ आएंगी वो इन प्लेलिस्ट में ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।